नमस्कार, लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, पिछली वीडियो के अंदर हमने कक्षा 6 की ज्योग्राफी में पहले अध्याय सौर मंडल में पृथ्वी की बातचीत की थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, तो अभी कमेंट सेक्शन के अंदर दिए गए प्लेलिस्ट लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर अपन कक्षा 6 के ज्योग्राफी में सेकंड चैप्टर की बात करेंगे, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। यह क्लास प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ जो कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी उपयोगी है। प्रतियोगी परीक्षाएं जो ज्योग्राफी की होती हैं या फिर उनमें ज्योग्राफी से रिलेटेड जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब में ये उपयोगी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ग्लोब क्या होता है, फिर अक्षांश और देशांतर क्या होगा, उसकी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले देखो ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? देखो, हमने कई बार इस तरीके की आकृति जो है या तो विद्यालय में या फिर ऑफिस के अंदर जहाँ होता है वहाँ पे इस ग्लोब की आकृति देखते हैं। तो इसको किस लिए बनाया गया है या फिर इसकी क्या उपयोगिता है, अगर इसकी बात करें तो देखो, ग्लोब एक ऐसा मॉडल होता है। हम एक एक चीज़ को अच्छे से देखेंगे। ग्लोब एक ऐसा गोलाकार मॉडल होता है जो पृथ्वी का लघु रूप प्रतिरूपण करता है। यानी ग्लोब से तात्पर्य क्या हुआ, यानी ये एक ऐसा मॉडल है जो पृथ्वी का लघु रूप प्रतिरूपण करता है। तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि ग्लोब बनाया क्यों गया, ग्लोब की ज़रूरत क्या पड़ी। अब देखो, अपने को पृथ्वी की जानकारी हासिल करनी है, तो पूरी पृथ्वी के ऊपर घूम करके पृथ्वी पर कौन सी चीज़ कहाँ है या कौन सा देश कहाँ अवस्थित है या फिर कौन सा सागर समुद्र कहाँ पर अवस्थित है, तो इतनी जानकारी अपन घूम करके इकट्ठा कर नहीं सकते। तो इसलिए एक पृथ्वी का मॉडल बनाया गया, यानी पृथ्वी का लघु रूप बनाया गया, ताकि हम पृथ्वी के जैसे ही इस दिखने वाले ग्लोब के माध्यम से पृथ्वी के ऊपर जो विद्यमान वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, उनकी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सके। तो सिंपल यानी ग्लोब की क्या परिभाषा निकल के आई, यानी यह है पृथ्वी का लघु रूप है। पृथ्वी का लघु रूप है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। यानी ये इस तरीके की जो आकृति दिखती है, इसे अपन ग्लोब कहते हैं। अब आगे देखो, इसके अन्य क्या विशेषताएं होती है, यानी ग्लोब के ऊपर अंदर क्या चीज़ें पड़ते हैं। देखो, यह पृथ्वी की भौगोलिक संरचना, महाद्वीप, देश, महासागर और महत्वपूर्ण स्थानों को दर्शाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। देखो, ग्लोब के ऊपर कौन सी चीज़ें दिखाई जाती है। देखो, ग्लोब के ऊपर हम जो है पृथ्वी की भौगोलिक संरचना, यानी कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे पठार है, या फिर कहाँ पे कौन सा महाद्वीप स्थित है, या फिर कौन से देश कहाँ पे स्थित है, या फिर महासागर कितने हैं और कहाँ पे स्थित है, कौन से देश के साथ में उसका बॉर्डर लगता है। तो इस तरीके की जितनी भी महत्वपूर्ण गतिविधियाँ होती है, वो ग्लोब के माध्यम से अपन समझ सकते हैं। ग्लोब को एक सटीक रूप में जाना जाता है, ताकि पृथ्वी की सतह को उचित अनुपात में दिखाया जा सके, जिसमें दिशाओं के साथ साथ अक्षांश और देशांतर को भी समझा जाना आसान होता है, या फिर इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो हमारे सामने 3 मुख्य बिंदु निकल कर के आए कि हम क्या-क्या चीज़ें आसानी से इसमें देख सकते हैं। सबसे पहला तो ये अपने देखा कि ग्लोब जो है वो एक पृथ्वी का लघु रूप है, यानी पृथ्वी का एक मॉडल है। ठीक है? और दूसरा बात अपन ने ये देखा कि ग्लोब के माध्यम से हम पृथ्वी की जो संरचनाएँ हैं, भौगोलिक संरचना का मतलब हुआ भौगोलिक बनावट, जो चीज़ें अपने आप प्रकृति से बनती है, जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, नदियाँ हो गई, झरने हो गए, ठीक है? इस तरीके की गतिविधियाँ। उसके बाद में महाद्वीप, यानी ग्लोब के ऊपर अपने महाद्वीप की जानकारी भी देखते हैं, या फिर कौन-सा देश कहाँ पे स्थित है वो, या फिर महासागर कितने और कहाँ पे स्थित है, उनकी जानकारी जो है वो ग्लोब के माध्यम से देखी, पढ़ी और समझी जाती है। उसके बाद में ग्लोब के ऊपर अक्षांश व देशांतर रेखाएँ होती हैं, जो कि अपन थोड़ी देर बाद में देखेंगे। तो यहाँ आपको इस चित्र के माध्यम से दिख रहा होगा कि ये इस तरीके की जो आकृति होती है, ये आपका ग्लोब है। उसके बाद में इस वीडियो के माध्यम से भी देख लीजिए कि क्या होता है ग्लोब। अब ये जो ग्लोब है, इसके ऊपर अक्षांश व देशांतर रेखाएँ जो है वो अंकित होती है। अब अक्षांश और देशांतर क्या होता है, यानी इस तरीके की जो आड़ी रेखाएँ बनी हुई होती है, उन आड़ी रेखाओं को तो कहा जाता है अक्षांश, और जो खड़ी रेखाएँ होती है, उन्हें कहा जाता है देशांतर। इस तरीके का पूरा इनका एक जाल बनता है। अब यहाँ थोड़ी-सी अगर मैं बातचीत मानचित्र की करूँ, तो यहाँ वैसे आगे आपका एक चैप्टर आ जाएगा मानचित्र का, लेकिन फिर भी अपन यहाँ थोड़ा-सा ज़िक्र कर लेते हैं। एक तो होता है मानचित्र और एक होता है ग्लोब। दोनों में डिफरेंट क्या है? देखो, ग्लोब जो है वो पृथ्वी का लघु रूप है, और इसके ऊपर जो जानकारी दिखाई जाती है, वो एक प्रकार से यूँ माने कि विश्व की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होती है।
लेकिन मानचित्र जो है वो क्षेत्र विशेष से संबंधित होता है, क्षेत्र विशेष से संबंधित होता है। अब जैसे आप कहीं पे भी बैठे हो, अगर वहाँ बैठे-बैठे इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपको अगर उस क्षेत्र की विशेष जानकारी चाहिए, तो आपको ग्लोब के ऊपर उसकी विशेष जानकारी नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको मानचित्र की ज़रूरत पड़ेगी। तो ध्यान रखना, क्षेत्र विशेष से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आपको हासिल करनी है, तो आपको मानचित्र की आवश्यकता होती है। और अगर विश्व में संपूर्ण विश्व के बारे में अगर एक साथ आपको अगर देखना है, तो आप किसका सहयोग लेंगे? ग्लोब का सहयोग लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ग्लोब से संबंधित सामान्य जानकारी समझ में आ गई होगी। पहली क्या चीज़ है? ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है। दूसरा, ग्लोब के माध्यम से हम वैश्विक जानकारी जैसे भौगोलिक संरचनाएं, महाद्वीप, देश, महासागर, इनकी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और ग्लोब के ऊपर अक्षांश व देशांतर रेखाएं बनी हुई होती हैं। वैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे जैसे हम इन कक्षाओं में आगे बढ़ते जाएंगे, तो इनका लेवल जो है वो नॉलेज का बढ़ता जाएगा। लेकिन फिलहाल हम कक्षा 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी को देख रहे हैं, तो इसका जो लेवल है केवल और केवल कक्षा 6 के अकॉर्डिंग ही होगा। और ये कहीं भी समझने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ के लेवल के प्रश्न नहीं पूछे जाते। बिल्कुल एनसीईआरटी के अंदर हर छोटी से छोटी कक्षा के लेवल से भी प्रश्न उठाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है वो आपके अ अक्षांश और देशांतर किस तरीके से होते हैं और ग्लोब क्या होता है। तो अब यहाँ इस चित्र के अंदर मैं आपको बता सकता हूँ आराम से कि ये जो है वो आकृति आपकी ग्लोब की है। ठीक है ना? ये क्या चीज़ है? ये ग्लोब है। और इस ग्लोब के माध्यम से मैं विभिन्न देशों या विभिन्न महासागरों या फिर विभिन्न भौगोलिक इकाइयाँ, जैसे कि यहाँ आपको भारत दिख रहा होगा, ये भारत के पास में ये नीला-नीला पानी जैसा दिख रहा है, ये पूरे के पूरे समुद्र है। तो इनकी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकता हूँ। ठीक है? और अक्षांश रेखाएँ क्या होती है? यानी इस तरीके से ये जितनी भी इस तरीके की ये रेखाएँ बनी हुई है, ये सारी की सारी क्या है? ये आपकी अक्षांश रेखाएँ हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अक्ष की। तो अक्ष क्या होता है अगर इसकी बात करें, तो देखो अक्ष से क्या तात्पर्य है? अब ग्लोब के बारे में तो देख लिया कि ग्लोब क्या होता है। अब ग्लोब के बारे में देखने के बाद हम बात करें कि अक्ष की। तो देखो आप देखेंगे कि अक्ष एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। जैसे कि यहाँ इस मानचित्र में मैं अगर देखूँ, ये देखो यहाँ आपको अक्ष दिख रहा होगा। यानी ग्लोब के अंदर झुकी हुई अवस्था में एक सुई निकाली जाती है इसके बीचों बीच से, ताकि उसकी सहायता से ये आसानी से घूम सकता हो। तो जिस जगह से ये सुई निकलती है उसे कहा जाता है अक्ष। यानी ये जो भाग है ये आपका क्या हो गया? अक्ष हो गया। उसके बाद में ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उसमें से एक को उत्तर तथा दूसरे को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। यानी जिसमें से ये सुई निकलती है, ये तो हो गया आपके उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। और यहाँ पे ये जो भाग है ये हो गया आपके दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, बात समझ में आई? यानी ये जो पार्ट है ये तो है आपका उत्तरी ध्रुव, और ये जो पार्ट है ये हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव। और ग्लोब को इस सुई के चारों और पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। यानी इसको ऐसे इस तरीके से पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने की दिशा क्या हो गई? ये पश्चिमी भाग है और ये है आपका पूर्वी भाग। तो ये इस तरीके से पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो यहाँ समझ में आया आपको चीज़ें? नहीं समझ में आई तो एक बार मैं पुनः आपको बता देता हूँ। यानी ये जो अपनी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के अंदर देखा जाए तो यह वाला जो भाग है इसे कहा जाएगा अक्ष। ठीक है? और ये अक्ष बिल्कुल ऐसे सेंटर से होकर के निकलता है। तो ये ऊपर वाला जो पॉइंट है ये तो हो गया आपके उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। और यहाँ पे जैसे ये अक्ष है इसके जस्ट पास वाला, यानी जहाँ अक्ष होता है यही हो जाएगा आपका दक्षिणी ध्रुव। ठीक है? ये बात इतनी अभी तक अपन ने देखी है। उसके बाद में अपन ने ये देखा कि ये जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो देख लीजिए, ये लो, जैसे कि इस वीडियो के अंदर आपको दिख रहा है कि पृथ्वी जो है वो आपके पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो ध्यान रखना, पृथ्वी के घूमने की दिशा और ग्लोब के घूमने की दिशा दोनों सेम है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर। ये बात विशेषतः ध्यान रखना कि ग्लोब या फिर पृथ्वी के घूमने की जो दिशा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, ना कि पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है? और इस चित्र के भी माध्यम से आप देख सकते हो कि ये इस तरीके से बनाया हुआ है, एरो किया हुआ है कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, क्योंकि ये आपकी उत्तरी दिशा है, ये आपकी दक्षिणी दिशा है, और ये पूर्व दिशा है, और ये पश्चिमी दिशा है। तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और उसमें आपको ये दिख रहा होगा जहाँ पे दक्षिण में जो है वो आपका साउथ पोल है और उत्तर में जो है वो आपका नॉर्थ पोल है। ठीक है?
एक बार पुनः देख लो इसके घूमने की स्थिति को। ओके, चलिए आगे। अब इतनी देर अपन ने ग्लोब के बारे में जो सामान्य जानकारी थी वो सारी की सारी इकट्ठी कर ली। अब जो हम हैं बात करेंगे विषुवत रेखा की, यानी इस ग्लोब के ऊपर एक रेखा है, एक काल्पनिक रेखा है जिसका नाम है विषुवत रेखा, अंग्रेजी में कहते हैं इक्वेटर लाइन। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। यह एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को समान दो भागों में विभाजित करती है। देखो, आपने ग्लोब के ऊपर इस तरीके से, जैसे कि चित्र में दिख रहा है, ऐसी बहुत सारी रेखाएं देखी होंगी। ये रेखाएं वास्तविक रूप में नहीं है। अगर आपको ऐसे माइंड में लग रहा हो कि ये रेखाएं वास्तविक रूप में बनी हुई होगी और हम उनके बारे में जाके ढूंढ सकते हैं पृथ्वी के ऊपर, नहीं। ये केवल और केवल पृथ्वी को जानने के लिए काल्पनिक रेखाएं बनाई गई है, ताकि हम पृथ्वी के बारे में और अच्छी तरीके से आसानी से जान सकें। तो ध्यान रखना, विषुवत रेखाएं या देशांतर रेखाएं जितनी भी है, ये सारी की सारी काल्पनिक रेखाएं हैं। और ये विषुवत रेखा पृथ्वी को समान दो भागों में विभाजित करती है। जैसे कि आपको इस चित्र में दिख रहा है, ये जो इस तरीके की रेखा गुजर रही है, ये है आपकी विषुवत रेखा, अंग्रेजी में कहते हैं इक्वेटर लाइन। अब समान दो भागों में विभाजित कर रही है। एक तो हो गया उत्तरी भाग और दूसरा भाग हो गया दक्षिणी भाग। यही दो पृथ्वी गोलाकार है, बीचों बीच में से निकल रही है। तो एक तो उत्तर की तरफ भाग रह जाएगा और दूसरा जो है वो आपके दक्षिण की तरफ भाग रह जाएगा। अब उत्तर की तरफ जो भाग रहता है उसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण की तरफ जो भाग रहता है उसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आया? यानी विषुवत रेखा जो है वो पृथ्वी को समान दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब गोलार्ध से क्या तात्पर्य हुआ? क्योंकि पृथ्वी गोल है और बीच में से निकल रही है, तो गोला आधा हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए उत्तरी भाग को कह देते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ। देखो, इसके तरफ यानी ये जो है आपका, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। कौन सा भाग होया? उत्तरी गोलार्ध। और ये इस तरफ का जो भाग होगा वो होगा आपके दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आया? अभी तक हमने इस पीपीटी के अंदर जो आगे वाली स्लाइड थी उससे आगे अपन ने अभी देखा है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध का मतलब क्या हुआ? जो उत्तर की तरफ हो, और दक्षिणी गोलार्ध का मतलब हो गया जो दक्षिण की तरफ हो। आगे देखें, यह जो काल्पनिक रेखा है विषुवत रेखा, इसे आपकी क्या कहा जाता है? इस रेखा यह रेखा पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है, जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। यानी इस रेखा का जो मान है वो है आपका 0 डिग्री। कितना मान है इसका? जो मान है वो है आपका कितना? 0 डिग्री मान है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश को दर्शाती है, और इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर में स्थित सभी रेखाओं को उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिण में स्थित सभी अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। और विषुवत वृत्त पर रहने वाले लोगों को साल भर लगभग समान दिन और रात का अनुभव होता है। और विषुवत वृत्त जो है वो 13 देशों से होकर के गुजरती है, मुख्य रूप से इक्वाडोर, ब्राजील, इंडोनेशिया, केन्या, युगांडा, कांगो और गैबोन। अब मेरे प्यारे बच्चों इधर देखो, ये टॉपिक तो क्लियर, दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध के लिए। उसके बाद में है 0 डिग्री अक्षांश, यानी ये जो रेखा निकल रही है इसका जो मान है वो है 0 डिग्री अक्षांश। अब देखो ध्यान रखना, इस 0 डिग्री अक्षांश के इस उत्तर की तरफ टोटल 90 इस तरीके की लाइनें हैं, और इस 0 डिग्री अक्षांश के टोटल इस दक्षिण की तरफ 90 लाइनें हैं। यानी टोटल जो अपने अक्षांश की बात करें तो वो आपके अक्षांश कितने होते हैं? 180। टोटल अक्षांश कितने हैं? 180 अक्षांश रेखाएं हैं। यानी 90 अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ और 90 अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के दक्षिण की तरफ। तो ये तो हो गए उत्तर अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। यानी उत्तर की तरफ जो होंगे उनका नाम क्या होगा? उत्तरी अक्षांश, और दक्षिण की तरफ जो होंगे उनका क्या नाम होगा? दक्षिणी अक्षांश। और इस जगह पर जितने भी राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों के अंदर जो है वो लगभग दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। और ये लगभग जो है वो आपके टोटल 13 देशों से होकर निकलती है। ठीक है, ये अपन ने अभी तक देखा। अब इससे आगे बढ़े तो यहाँ ये जानकारियाँ कंप्लीट होगी। अब आगे देखो, यहाँ इसमें देखिए अपन ने क्या देखा
भूमध्य रेखा देखा। तो अभी मैं आपको भूमध्य रेखा बता देता हूँ। ये दिख रही है इस तरीके से, विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा या फिर इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश रेखा। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, इसका क्या नाम लिख सकता हूँ मैं, इसे भी भूमध्य रेखा या फिर इसे कह सकता हूँ मैं विषुवत रेखा या फिर मैं कह सकता हूँ 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जो पृथ्वी को समान 2 भागों में बांटती है। उत्तर की तरफ जो होगा उसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण की तरफ जो होगा उसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। उत्तर की तरफ जितनी भी ये अक्षांश रेखाएं होंगी इस तरीके से, इन सारी अक्षांश रेखाओं को कहा जाएगा उत्तरी अक्षांश। दक्षिण की तरफ जितनी भी होंगी उन्हें कहा जाएगा दक्षिणी अक्षांश। क्या कहा जाएगा, दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, इस तरीके से जो है वो आपका ग्लोब के ऊपर विषुवत रेखा बनी होती है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। आया समझ में? ठीक है ना। अब इसके बाद में बढ़ते हैं आगे। अब पृथ्वी के मुख्य अक्षांशों की बात करें, यानी ये जो अपन ग्लोब देख रहे हैं इसके ग्लोब के ऊपर मुख्य रूप से अक्षांश कौन कौन से हैं। तो देखो, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती है जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाती है। ध्यान रखना, अक्षांश रेखाएं हमेशा किस से किस तरफ खींची जाती है, आपके अक्षांश रेखाएं जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, लेकिन पृथ्वी जो है वो आपके पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है और अक्षांश रेखाएं जो है वो इस तरफ से खींची जाती है। ध्यान रखना, ये तो हो गई पृथ्वी की दिशा, पृथ्वी की दिशा हो गई घूमने की, या ग्लोब के घूमने की दिशा हो गई। लेकिन ये जो है वो आपके अक्षांश है, अक्षांश जो है वो आपके पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाती है। यानी ये आपका ग्लोब, इस ग्लोब के ऊपर ये आपकी भूमध्य रेखा, फिर ये इस तरीके से खींची जाती है पूर्व से पश्चिम। ये आपकी क्या है, ग्लोब के ऊपर अक्षांश रेखा है। इसमें सबसे पहले बात करें भूमध्य रेखा, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा अभी जो अपन ने देखी इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश रेखा या फिर विषुवत रेखा। ये पृथ्वी को समान 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ दिन रात की अवधि लगभग बराबर होती है और यहाँ जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है ये सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। उसके बाद में बात करें तो इसके उत्तर की तरफ कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और 21 जून को इसके ऊपर सूर्य जो है वो सीधा चमकता है। उसके बाद में बात करें मकर रेखा की, ये मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और 21 दिसंबर को यहाँ पे जो है वो सूर्य सीधा चमकता है। तो वापस इस मैप में आएंगे तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। यानी हम मुख्य अक्षांश की बात कर रहे हैं, मुख्य अक्षांश के अंदर अगर अपन देखें तो यहाँ से आपको 3 लाइनें गुजरती हुई दिखाई देगी, 3 लाइनें दिखाई देगी। 3 लाइनें कौन कौन सी हैं तो मैं इसको थोड़ा सा एक बार क्लियर करके आपको समझाता हूँ। ओके, ये जो दिख रही है बीचों बीच लाइन, ये कौन सी होगी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। उसके बाद में यहाँ उत्तर की तरफ जाओगे तो एक 23.5 डिग्री लाइन निकल रही है जिसका नाम है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री अगर दक्षिण की तरफ जाओगे तो 23.5 डिग्री दक्षिण के अंदर एक रेखा निकल रही है जिसका नाम है मकर रेखा। तो देखो ये कौन सी है, ये तो है कर्क रेखा, और ये कौन सी है, ये है मकर रेखा, और ये कौन सी है, ये है भूमध्य रेखा। समझ में आया। तो भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ कर्क रेखा है और भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री कौन सी रेखा है, मकर रेखा। तो इसकी स्थिति क्या बनेगी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अपन ने बात की थी ना कि भाई उत्तर में जो है जितनी भी अक्षांश रेखा है उनको उत्तरी अक्षांश कहते हैं और दक्षिण में जो है उन्हें दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। तो इसकी जो स्थिति है वो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसकी जो स्थिति है वो है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ओके, चलिए, उम्मीद करता हूँ ये आपके माइंड में अच्छे से सेट हो गया होगा। अब आगे बात करें
अब इनके अलावा और बात करें तो चौथे नंबर पे है वो है आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल का मतलब क्या होगा? ये है 66.5 डिग्री। ये किस तरफ है? ये आपके जो है वो है आपके 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसके उत्तर में स्थित क्षेत्रों में ग्रीष्म काल में मध्य रात्रि का सूर्य और शीतकाल में ध्रुव रात्रि होती है। अंटार्कटिक सर्कल 66.5 दक्षिणी अक्षांश, ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित, और यहाँ मध्य रात्रि सूर्य और ध्रुव रात्रि सूर्य देखा जा सकता है। उसके बाद में उत्तर ध्रुव यानी नॉर्थ पोल जो 90 डिग्री अक्षांश होता है, यह पृथ्वी का उत्तरी सिरा होता है। यहाँ पे पूरे वर्ष बर्फ जमी रहती है और यहाँ पे 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। और वापस दक्षिण के अंदर जाएंगे तो ये 90 डिग्री जो है वो आपका दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक है। अब इसको अगर मैं आपके समझाने का प्रयास करूँ तो आगे देखें, ये देखो वापस ये तो हो गई भूमध्य रेखा। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तर की तरफ कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ आपकी मकर रेखा। उसके बाद में उत्तर में 66.5 डिग्री की बात करें तो हो जाएगा आपके आर्कटिक सर्कल यानी आर्कटिक रेखा। और दक्षिण में अगर 66.5 की बात करें तो ये हो जाएगा आपके कौन सा सर्कल हो जाएगा? अंटार्कटिक सर्कल। अब इनमें तीनों के हिंदी में नाम लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये जो है ये तो है आपकी भूमध्य रेखा। ये जो है ये है मकर रेखा। ये जो है ये है कर्क रेखा। और ये जो है ये है आर्कटिक रेखा, आर्कटिक। और ये जो है ये है आपके अंटार्कटिक, अंटार्कटिक। ठीक है। उसके बाद में बात की थी हमने उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यानी अब इधर 66.5 से जैसे ऊपर जाएंगे तो लगभग यहाँ आपके 90 डिग्री का एरिया आएगा, क्योंकि अपन ने बात की थी कि भाई 90 डिग्री इस तरफ है और 90 डिग्री इसके इस तरफ है। तो जैसे 66.5 70 80 90 और सॉरी 80 70 80 और 90 तक पहुँचेंगे तो यहाँ वाला जो भाग होगा ये हो जाएगा आपके दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। और यहाँ इस तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा आपके उत्तरी ध्रुव। ठीक है। यानी जहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो उम्मीद करता हूँ आपके माइंड में ये उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के साथ साथ आपकी कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक, अंटार्कटिक और भूमध्य रेखा की जानकारी माइंड में सेट हो गई। इसके बाद में भी अगर माइंड में नहीं बैठी है तो एक बार इस को देख लीजिए ताकि आराम से बैठ जाए। यानी मान लीजिए ये हमारी ग्लोब है और इस ग्लोब के ऊपर इस तरीके से आपके आकृतियाँ बनी हुई है। ये बिल्कुल बीच में से सेंटर में से जा रही है तो इसको अपन क्या कहेंगे? ओ भाई साहब, ये तो किसी काम का ही नहीं है, दूसरा लेते हैं। ये बिल्कुल सेंटर से है तो ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा, जिसका मान कितना है? 0 डिग्री अक्षांश। फिर उत्तर की तरफ जाएंगे 23.5 डिग्री तो ये कौन सी रेखा हो गई? कर्क रेखा। और वापस दक्षिण की तरफ जाएंगे तो ये होगी आपके 23.5 डिग्री मकर रेखा। फिर इस तरफ बात करें 66.5 डिग्री की तो ये है आपके अंटार्कटिक सॉरी आर्कटिक। और इस तरफ की बात करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी अंटार्कटिक। और ये आपका दक्षिणी ध्रुव और ये आपका उत्तरी ध्रुव। समझ में आया? तो ये कौन सी रेखा हो गई? ये हो गई आर्कटिक। और ये कौन सी हो गई? अंटार्कटिक। समझ में आया? बाकी वालों के ये नाम लिखे हुए कर्क रेखा, मकर रेखा। ओके। ये आपका दक्षिणी ध्रुव सॉरी उत्तरी ध्रुव और ये आपका दक्षिणी ध्रुव। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करें पृथ्वी के ताप कटिबंध। देखो आपको यहाँ दिख रहा होगा कर्क रेखा, मकर रेखा दिख रही होगी। ध्यान रखना ये जो अक्षांश रेखाएं हैं इन दोनों अक्षांश रेखाओं के बीच का जो भाग होता है उसे कटिबंध कहा जाता है। ध्यान रखना, दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो भाग होता है वो कटिबंध कहा जाता है। अगर मैं आगे एक ऊपर ही ऊपर जो पिक दे रखा अगर उसमें जाके देखूं, देखो यहाँ, तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ ये अक्षांश रेखाएं दिख रही है इस तरीके से, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इस तरीके से ये जो आड़ी रेखाएं जितनी खींच रखी है इसके ऊपर, इन दो अक्षांश रेखाओं यानी ये दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो भाग होता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कटिबंध। ठीक है। और दो देशांतर रेखाएं जो होती है इन दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो भाग होता है उसे कहा जाता है जोन। ठीक है, जोन। ठीक है। अब आगे आएगा तब अपन इसमें देखेंगे। तो ध्यान रखना ये
कटिबंध क्या होता है? तो कटिबंध का मतलब है दो अक्षांश रेखाओं के बीच का भाग। अब देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो एक एक पढ़ते हैं और समझते हैं। यानी पृथ्वी के ताप कटिबंध यानी हीटेड जोन ऑफ अर्थ। पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर सूर्य के प्रकाश की तीव्रता अवधि अलग अलग होती है, जिससे अलग अलग ताप कटिबंध बनते हैं। ये ताप कटिबंध अक्षांश रेखाओं के आधार पर विभाजित किए जाते हैं और जलवायु एवं मौसम को प्रभावित करते हैं। ध्यान रखना, तो पृथ्वी के ऊपर जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं वो हमारे को जलवायु और मौसम से संबंधित जानकारी प्रदान करती है। अब इसमें सबसे पहला है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय का मतलब है सबसे गर्म क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जो बिल्कुल ज़्यादा गर्म हो। इसकी स्थिति की बात करें तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो देखो ये रही 23.5 डिग्री कर्क रेखा से मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये रही 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा के मध्य स्थित, यानी भूमध्य रेखा इसके बीच में स्थित है। और ध्यान रखना ये रही आपकी भूमध्य रेखा। तो देखो यहाँ से ये यहाँ तक जितना भी क्षेत्र है, ये कि पूरा का पूरा कैसा क्षेत्र है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यानी ये जो मैंने अभी डार्क किया है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र कहता है कैसा है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सूर्य की गर्मी है वो हमेशा सीधी पड़ती रहती है, इसलिए ये आपका क्षेत्र जो है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। ठीक है। जो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच पाया जाता है और भूमध्य रेखा बिल्कुल इसकी मध्य में स्थित है। ध्यान रखना, भूमध्य रेखा इस क्षेत्र के मध्य में स्थित है। ये कंप्लीट हो गया। अब इसकी विशेषताओं की बात करें तो यह क्षेत्र पूरे वर्ष भर अधिक गर्म रहता है, क्योंकि सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती है। यहाँ दिन रात की अवधि सबसे ज़्यादा अंतर नहीं होता और यहाँ घने वर्षावन पाए जाते हैं, जैसे कि अमेजन रेन फॉरेस्ट। अमेजन के रेन फॉरेस्ट जो है वो इसमें पाए जाते हैं। मुख्य देश की बात करें तो भारत का दक्षिणी भाग, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, कोंगो, ऑस्ट्रेलिया, ये इसके अंतर्गत आता है। अब थोड़ी सी मैं भारत की बातचीत अगर आपको बताऊं तो देखो, यहाँ आपको भारत की स्थिति का पता चल रहा होगा। देखो यह जो है वो आपका भारत है यहाँ पे, यानी भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? यानी ये आपकी भूमध्य रेखा है 0 डिग्री वाली, तो इसके उत्तर में स्थित है। तो भारत की स्थिति क्या हो गई? उत्तरी गोलार्ध हो गई, उत्तरी गोलार्ध। और भारत के बीचों बीच में से कौन सी रेखा गुजर रही है? ये कर्क रेखा। और अपन ने अभी क्या देखा? ये जो है वो मकर रेखा है, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो भाग है उसे क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय भाग कहते हैं। तो भारत का ये जो आधे से अधिक नीचे वाला भाग है, ये वाला, ये पूरा का पूरा कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कौन से कटिबंध के अंतर्गत आता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। उसके बाद में आगे बात करें तो कौन सा कटिबंध है? वो है आपका शीतोष्ण कटिबंध। यानी पहला उष्ण कटिबंध आपके माइंड में पूरा सेट हो जाना चाहिए। उसके बाद में है शीतोष्ण कटिबंध। देखो ये है शीतोष्ण कटिबंध, यानी मध्यम तापमान क्षेत्र। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कर्क रेखा से 23.5 डिग्री से आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री तक। अगर उत्तर में बात करें तो ये आपकी कर्क रेखा से लेकर के कहाँ तक है? 66.5 डिग्री आर्कटिक के बीच में, यानी ये वाला जो भाग है वो आपके उत्तर में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। दक्षिण में बात करूं तो दक्षिण में मकर रेखा से अंटार्कटिक सर्कल के बीच में है। तो देखिए ये यहाँ से लेकर के ये इस तरीके से, ये कौन सा कटिबंध है? दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध और ऊपर वाला उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। विशेषताओं की बात करूं, इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जिससे तापमान मध्यम रहता है। यहाँ 4 ऋतुएं स्पष्ट होती है: ग्रीष्म, सर्द, शीत और वसंत। कृषि और मानव जीवन के लिए ये क्षेत्र सबसे अनुकूल है। मुख्य देशों की बात करें तो अमेरिका, यूरोप, चीन, रूस, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, ये वाले क्षेत्र आपके इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। देखो भारत का दक्षिणी भाग कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन उत्तरी भाग जो है वो आपके शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वो कर्क रेखा से ऊपर का भाग है। ठीक है ना, कर्क रेखा से ऊपर का भाग हो गया, इसलिए किस में चला जाएगा? शीतोष्ण कटिबंध के अंदर चला जाएगा। इसीलिए अपने भारत के हिमालय के अंदर जो है वो बर्फ ज्यादा पड़ती रहती है, क्योंकि वो उत्तर की तरफ स्थित है। उसके बाद में बात करें शीत कटिबंध, सबसे ठंडा क्षेत्र होता है। स्थिति की बात करें तो उत्तरी शीत कटिबंध आर्कटिक सर्कल 66.5 से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव की तरफ है। और दक्षिणी शीत कटिबंध की बात करें तो अंटार्कटिक सर्कल 66.5 दक्षिण से दक्षिणी ध्रुव के बीच में है। यानी ये 66.5 वाला इलाका 66.5 से ये इस तरफ, ये पूरा का पूरा, और ये 66.5 से उत्तरी ध्रुव के बीच में, तो ये जो है वो आपके शीत कटिबंध है। विशेषताओं की बात करें तो यहाँ सूर्य की किरणें बहुत ही तिरछी पड़ती है, इसलिए अत्यधिक ठंडा क्षेत्र है। और यहाँ वर्ष भर बारिश भारी रहती है।
और यहाँ 6 महीने रात और 6 महीने दिन होते हैं। क्षेत्र की बात करें तो आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, ग्रीनलैंड, रूस और रूस का उत्तरी भाग और कनाडा और नॉर्वे जैसे जो देश हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आती है देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं क्या होती है? तो देखो, सबसे पहले हम ग्लोब के ऊपर ध्यान दें तो देखो, ग्लोब के ऊपर यानी या इस तरीके से बीच में से आपकी 0 डिग्री अक्षांश थी, फिर इस तरीके से आपकी कर्क रेखा थी, फिर इस तरीके से आपके आर्कटिक रेखा थी, इस तरीके से इधर मकर रेखा थी, इस तरफ आपके अंटार्कटिक रेखा थी, फिर यहाँ पे आपके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की बात हो रही थी। ठीक है ना, ये तो थी अक्षांश रेखाएं। अब जो इस तरीके से आपको ये खड़ी रेखाएं दिख रही है, ये सारी की सारी क्या है? देशांतर रेखाएं हैं। तो अक्षांश की सारी जानकारी आप में आपके माइंड में अच्छे से सेव हो जानी चाहिए। अब बात करें देशांतर की। देशांतर रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खड़ी होती है। उत्तरी ध्रुव का मतलब ये उत्तरी, और ये वापस इस तरीके से दक्षिणी ध्रुव खींची जाती हैं। ये रेखाएं पृथ्वी को पूर्व और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। तो जिस तरीके से उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में वो आपकी भूमध्य रेखा विभाजित कर रही थी, उसी तरीके से ये अक्षांश रेखाएं जो है वो आपके उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में विभाजित करती हैं, और किसी स्थान के पूर्व और पश्चिम में स्थित होने की ये विशेषता बताती है। उसके बाद में बात करें प्रधान मध्याह्न रेखा, जिसे 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। जिस तरीके से आपने 0 डिग्री अक्षांश रेखा थी, उसी तरीके से यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर रेखा भी है। 0 डिग्री देशांतर रेखा की बात करें तो ये बिल्कुल आपके सेंटर में इस तरीके से ये रेखा निकल रही है, वो है आपके 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसके पूर्व में भाग जो है उसे कहते हैं पूर्वी गोलार्ध, और इसके पश्चिमी जो भाग है वो है पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है ना, जो कि अपने यहाँ पे अभी देखा, एक तो पश्चिमी गोलार्ध और दूसरा पूर्वी गोलार्ध। यह लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है और इसे शून्य देशांतर रेखा भी कहा जाता है। और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, वो आपके लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर से गुजरती है, इसलिए इसे शून्य देशांतर रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी दो भागों में विभाजित करती है, जैसे यहाँ ये जो है दो भागों में विभाजित करती है, जैसे पूर्वी देशांतर सॉरी पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो अपन ने अभी देख लिया पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध। अब पूर्वी गोलार्ध के अंदर 0 से 180 तक रेखाएं होती है, और पश्चिम में भी 0 से 180 तक होती है। तो टोटल कितनी हो गई? 360 जो है वो आपके देशांतर रेखाएं होती है। यानी इस तरफ ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 करके टोटल 180 होती है। और इस तरफ से भी घूम के जाओगे तो टोटल 180 होते थे। 180 और 180 कितनी होगी? 360 देशांतर रेखाएं होती है। और अक्षांश की बात करें तो 90 उत्तर की तरफ और 90 आपके दक्षिण की तरफ, टोटल 180। अब ये यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है वो आपकी देशांतर रेखा है, और देशांतर रेखाओं में अगर बात करें तो ये जो है वो आपकी ग्रीनविच रेखा है। ठीक है, अब ग्रीनविच रेखा जो है वो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, समान दो भागों के अंदर विभाजित करती है, समान दो भागों के अंदर विभाजित करती है। यानी ये जो भाग है ये तो है आपका पूर्वी गोलार्ध, और ये जो है वो आपका है पश्चिमी गोलार्ध। तो मुझे बताओ भारत कहाँ है? देखो यहाँ पे दिख रहा होगा भारत, ये रहा भारत, ये भारत है। तो भारत इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के कौन सी दिशा में? पूर्वी दिशा के अंदर स्थित है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। अब ध्यान रखना, अगर हम मैं बात करूँ 0 डिग्री आपकी जो है ना क्या नाम है इसका, अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा के किस तरफ है? तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा के भारत जो है वो उत्तर की तरफ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। और 0 डिग्री देशांतर रेखा की बात करें तो कौन सी दिशा हो जाएगी? पूर्वी गोलार्ध। अब है अधिकतम मान, यानी अधिकतम इसके जो मान होते हैं वो 180 देशांतर, यानी 180 देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है, यानी इंटरनेशनल डेट लाइन IDL कहा जाता है। ये रेखा प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है और दिन और तिथि के बारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुल अक्षांश देशांतर रेखाओं की बात करें तो 360 देशांतर रेखाएं, 0 से 80 180 पूर्व की तरफ है, और 0 से 180 पश्चिम की तरफ भी है। कुल 360 देशांतर रेखाएं होती है। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती, तो ध्यान रखना, देशांतर रेखाएं जितनी भी होती है वो समानांतर नहीं होती, क्योंकि ये इस तरीके से बनी हुई होती है। ठीक है ना, तो यहाँ तो इनकी आकृति और लंबाई समान है, लेकिन जैसे ये ध्रुवों पे जाएगी तो ध्रुवों पे इनके बीच की दूरी जो है वो कम होती है, और भूमध्य रेखा के पास आते हैं तो इनकी जो है दूरी अधिक होती है, तो ये समान नहीं है। लेकिन अक्षांश रेखाओं की बात करें तो इनकी दूरी समान है। देखो, लंबी, ये लंबी और छोटी हो सकती है, लेकिन इनके बीच की दूरी समान है।
इनके बीच की दूरी समान है, इसलिए अक्षांश रेखाओं को कहा जाता है समानांतर रेखाएं। और ये जो है वो आपकी समानांतर नहीं होती। और देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती है, ये ध्रुवों को तो एक दूसरे के ऊपर काटती है, लेकिन विषुवत रेखा पर इनके बीच में दूरी अधिकतम होती है। समय गणना के लिए इनका उपयोग किया जाता है, क्योंकि पृथ्वी अपनी दूरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, जो कि अपन ने पहले पार्ट में देखा है। और 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, यानी कितने डिग्री घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। इस आधार पर प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर का आधार मानते हुए 1 घंटे को मतलब बराबर माना गया है। यानी इस तरीके से टोटल जो है पृथ्वी के ऊपर 24 घंटे निर्धारित किए हुए, और 24 घंटे निर्धारित किए हुए हैं, तो ये 1 घंटे के अंदर कितना डिग्री घूमती है? यानी 15 डिग्री घूमती है। यानी यहाँ पे 0 है, जैसे ही 1 घंटा हुआ तो पृथ्वी जो है कितने डिग्री घूम गई? 15 डिग्री घूम जाती है। ठीक है ना? तो 1 घंटे के अंदर जो आपकी पृथ्वी जो है वो 15 देशांतर जो है वो पार कर लेती है। आगे बढ़ें, महत्वपूर्ण देशांतर रेखाओं की बात करें तो ये आपके हो गया, यहाँ पे अधिकतम मान हो गया। अब महत्वपूर्ण देशांतर रेखाओं की बात करें तो सबसे पहले महत्वपूर्ण देशांतर रेखा जो है उसका नाम है प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है, जिसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है, जो ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, और इसे अंतर्राष्ट्रीय समय यानी GMT के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ग्रीनविच मैनेजमेंट टाइम। 180 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है, यानी इंटरनेशनल डेट लाइन। और स्थानीय समय निर्धारण के लिए देशांतर रेखाओं के अनुसार विभिन्न देशों का स्थानीय समय तय किया जाता है। ठीक है, तो 180 डिग्री देशांतर तिथि रेखा है, और एक 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच रेखा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है। यानी इस पे जो समय होता है वो दूसरे देशों में अलग अलग दर्शाया जाता है। समय निर्धारण देशांतर रेखाओं का उपयोग विभिन्न देशों में जो क्षेत्र के अनुसार किया जाता है उसे मानक समय कहते हैं, तय करने के लिए उपयोग किया जाता है। मानचित्रण, नेविगेशन, समुद्र और हवाई यातायात में दिशा निर्धारण करने के लिए भी देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। तिथि परिवर्तन 180 डिग्री देशांतर के कारण अंतर्राष्ट्रीय तिथियों में बदलाव होता रहता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानक यामोत्तर रेखा माना गया है, और इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जानते हैं। भारत ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, तथा इस समय में इसका जो समय है 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन के शहर दोपहर 2 बजे होते हैं तो भारत में लगभग शाम के 7:30 होकर होते हैं। तो अब ये किस तरीके से होता है इसको मैं समझाऊंगा अभी थोड़ी देर आगे। तो देखो, हमने देखा कि 0 डिग्री देशांतर जो है वो आपकी अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है, और 180 डिग्री देशांतर जो रेखा है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। ठीक है, ये तो आपके समझ में आ गया। अब प्रत्येक देश के अंदर अपना मानक समय मानने के लिए प्रत्येक देश की एक मानक समय रेखा होती है, जिसे अपन कहते हैं मानक समय रेखा। तो भारत की भी एक मानक समय रेखा है जिसका नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो आपके ग्रीनविच रेखा से 82.5 डिग्री पूर्व की तरफ स्थित है। जब लंदन के अंदर दोपहर के 2 बजे होते हैं तो हमारे यहाँ भारत के अंदर शाम के 7:30 होते हैं, क्योंकि हमारी जो ग्रीनविच रेखा है उससे हमारी जो भारत की मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्व की तरफ है। तो 5 घंटे 30 मिनट हमारा समय जो है वो आगे चलता है। ठीक है, और एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। रूस में लगभग टोटल 11 मानक समयों का उपयोग किया गया है, और पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र को जो है वो 15 डिग्री देशांतर के बीच घेरता है। तो इसको मैं थोड़ा सा एक नई स्लाइड पे समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो, नई स्लाइड आराम से ले लेते हैं, करते हैं। या ऊपर जो मैप है उसको लेके आ जाता हूँ। ओके, अब देखो, एक एक चीज़ मैं वापस बता देता हूँ आपको। चलिए, ये जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा नहीं है, ये 0 डिग्री आपकी कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा है। ये कौन सी है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसका क्या नाम है? 0 डिग्री
अक्षांश रेखा। फिर ऐसे अपन आगे बढ़े 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 करते। मैंने कहा था कि अक्षांश रेखाओं में उत्तर की तरफ टोटल आपकी 90 रेखाएं होती है और दक्षिण की तरफ भी टोटल 90 रेखाएं होती है, यानी टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी हो गई 180। ठीक है, हम कक्षा 6 के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो टोटल 180 हो गई। उसके बाद में मैंने कहा था कि 23.5 डिग्री यानी ये 20 और लगभग बराबर यहाँ जो है वो आपके 23.5 होगा। यहाँ जो 23.5 रेखा है उसका क्या नाम था, कर्क रेखा। और अगर मैं इस तरफ बात करूं तो यहाँ लगभग जो 23.5 के आसपास थी उसका नाम था मकर रेखा। फिर मैंने बात की थी 66.5 यानी ये लगभग 60 हो गया, और 60 से थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो 65, और ये 66.5। यहाँ जो 66.5 जो रेखा थी उसका नाम था आर्कटिक। और इस तरफ जो 66.5 यानी लगभग आपके यहाँ पे थी उसका नाम था अंटार्कटिक। अंटार्कटिक। ठीक है। फिर हमने देखा था कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो भाग था वो था आपके उष्ण कटिबंधीय। ठीक है। फिर आर्कटिक और कर्क रेखा के बीच में जो भाग था वो था आपका उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, ठंडा क्षेत्र। और फिर मैंने मकर रेखा और अंटार्कटिक के बीच का जो भाग था वो था दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है। फिर अपन ने बात की थी कि भाई अंटार्कटिका से 90 डिग्री के बीच में जो था वो आपका दक्षिणी ध्रुव था। और फिर इस तरफ अपन ने बात की थी कि 66.5 यानी आर्कटिक से 90 डिग्री ध्रुव के बीच में जो है वो आपका है वो उत्तरी ध्रुव है। ये बातचीत कंप्लीट हुई थी। अब हम बात करें देशांतर रेखाओं की। तो देशांतर रेखाएं जो जितनी भी ये खड़ी देशांतर रेखाएं दिख रही है वो है आपकी देशांतर रेखाएं। अब इन देशांतर रेखाओं में क्या सिस्टम होता है, देशांतर रेखाओं के अंदर बिल्कुल ये इस तरीके से सेंटर रेखा होती है जिसे अपन कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब इसके पूर्व में जो भी होगा वो पूर्वी गोलार्ध या पूर्वी देशांतर, और इसके पश्चिम में जो होगा वो है पश्चिमी गोलार्ध या फिर पश्चिमी देशांतर। अब ये जो 0 डिग्री है इसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। और ऐसे टोटल उल्टा यानी ऐसे 0, 10, 20 ऐसे टोटल जाएंगे घूमते हुए, ये 0 है, ये फिर 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, ऐसे घूमते हुए यानी गोल गेंद के ऊपर अगर अपन ऐसी लाइनें खींचते चले जाएंगे तो टोटल 180 जो है वो आपको पूर्व की तरफ खींचनी है और 180 जो है वो आपके पश्चिम की तरफ खींचनी है। तो 180 वापस लास्ट में आके मिलेगी। तो इन दोनों के बीच की बात करें तो ये सारी की सारी आपकी अक्षांश रेखाएं, सॉरी देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है। तो अब हम बढ़े आगे इस तरफ। तो ये अपन ने अभी देख ली थी। अब देखो इसमें देखो, या इसमें देखो ये रही। तो ये तो हो गई आपकी प्रमुख यामोत्तर रेखा जिसे अपन 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। अब इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में जो है वो आपका कौन स्थित है, भारत स्थित है। और भारत पूर्व में स्थित है, कौन सी रेखा पर स्थित है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यानी इस तरीके से ये अपनी पृथ्वी मान लो, या फिर मैं डायरेक्ट ऐसे समझा दूं ये भारत, ये पूरा आपके यूं मान लो ये वर्ल्ड का मैप है। ठीक है। और इस वर्ल्ड के मैप में देखा जाए तो लगभग भारत की स्थिति यहाँ पे है, और यहाँ से आपकी ये आपके 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजर रही है। तो ऐसे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 करते हुए भारत का जो पश्चिमी देशांतर है उसका नाम है 68 डिग्री पूर्वी देशांतर। और फिर आगे पूर्वी ये सीधा अपने ये वाला जो भाग है वो है 97 डिग्री पूर्वी देशांतर। और बीचों बीच से एक अपने भारत की रेखा गुजर रही है देशांतर जिसका नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो हम इस 0 डिग्री से कितना आगे हैं, 82.5 डिग्री पूर्व की तरफ है। अब इसमें सिस्टम क्या है, जो देश पूर्व की तरफ स्थित होते हैं उनका समय बढ़ता है, और जो देश पश्चिम की तरफ होते हैं उनका समय घटता है। तो हम उनके समय से आगे चल रहे होते हैं। यानी यहाँ लगभग आपके 2 बजे होते हैं तो हमारे यहाँ लगभग शाम के 7 या 7:30 बजे हुए होते हैं। अब कैसे होते हैं वो अपन आगे देखेंगे। तो यहाँ आप देख लीजिए ये इस तरीके का मैप है। इस मैप के अंदर जो है वो आपको देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं दिख रही होंगी। और अक्षांश और देशांतर कैसी होती है तो आप देख सकते हैं ये जो रेखाएं हैं आपके अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं। आडी है वो आपकी अक्षांश है, और खड़ी यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ है वो सारी की सारी देशांतर।
ओके, अब चलते हैं आगे। चलिए, अब है विश्व के समय क्षेत्र, यानी एक से अधिक मानक समय। हाँ, एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। रूस में 11 मानक समय हैं तथा पृथ्वी को एक-एक घंटे वाले टोटल 24 समय क्षेत्रों में बाँटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र जो है वो अपने 15 डिग्री का समय घेरता है। यानी हमारी पृथ्वी जो है वो आपके 24 घंटे में अपना चक्र पूरा करती है। तो इस तरीके से टोटल इसके टोटल 24 टाइम ज़ोन बनाए हुए हैं। ठीक है ना? टोटल 24 टाइम ज़ोन बनाए हुए हैं और प्रत्येक 1 टाइम ज़ोन के बीच में जो है वो 15 डिग्री जो है वो आपके देशांतर आते हैं। यानी मान लो कि ये है आपका 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री से अपन 15 तक जाएँगे, तो 15 तक आपका 1 यानी पृथ्वी को 15 डिग्री घूमने में टोटल आपके 1 घंटे का समय लगता है। तो ऐसे टोटल 24 टाइम ज़ोन बनाए हुए हैं। और इस 24 टाइम ज़ोन की बात करें, तो हमारे भारत के अंदर जो स्थित है, उसका नाम है साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये जो है वो आपका साढ़े 82 पूर्वी डिग्री देशांतर है, ये वाला। ठीक है? और ऐसे करके टोटल 24 टाइम ज़ोन है। यानी 12 तो इस तरफ है और 12 ही इस तरफ है। यानी ये आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इस 0 डिग्री देशांतर के इस तरफ भी 12 है और 0 डिग्री देशांतर के इस तरफ भी आपके 12 है। अब रूस की बात करें तो रूस के अंदर टोटल 11 मानक समय है, क्योंकि रूस सबसे बड़ा देश है और सबसे बड़ा देश है तो देशांतर भी ज़्यादा होंगे उसके अंदर। इसलिए रूस के अंदर टोटल 11 मानक समय है। पूरी पृथ्वी के ऊपर टोटल 24 मानक समय है और भारत के अंदर केवल एक मानक समय है जिसका नाम है साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। और ये जो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है वो लंदन के शहर से होकर के निकलती है। तो लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर के निकलती है, तो हम जो है वो इससे 5.5 घंटे आगे हैं। यानी यहाँ पे जो भी समय होगा उससे हमारा समय 5.5 घंटे आगे होगा। अब देखो, देशांतर और समय यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आगे हैं। भारत में साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का यामोत्तर समय मानक यामोत्तर माना गया है। यानी इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय रेखा के नाम से भी जाना जाता है। भारत ग्रीनविच रेखा के पूर्व में साढ़े 82 डिग्री स्थित है। यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होते हैं तो भारत में शाम के 7 बजे हुए होते हैं। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट घूमती है। यानी 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो यहाँ समझ में आया है आपको कि 1 घंटे के अंदर पृथ्वी जो है वो आपके 15 डिग्री पार करती है, अर्थात 1 मिनट में कितना पार करेगी। तो एक एक डिग्री को कितना टाइम लगेगा, तो 1 डिग्री को पार करने के अंदर उसको 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार जब हम ग्रीनविच रेखा के दोपहर में 12 बजे होते हैं, तब ग्रीनविच के 15 डिग्री पूर्व में स्थित समय आपके 15 × 4 यानी 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच समय के 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच 15 डिग्री पश्चिम की बात करें तो यहाँ 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ के सुबह 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच के दोपहर 12 बजे होते हैं तो इस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। भारत में गुजरात के द्वारिका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटे और 45 मिनट का अंतर है। अब मैं इन तीनों को आपकी माइंड में सेट करता हूँ। देखो, ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं इनके माध्यम से समय की गणना की जाती है। देखो, ये है 0 डिग्री देशांतर। अब हम जो है वो किस तरफ है, इस पूर्व की तरफ है। और पूर्व की तरफ जो हमारी भारत के बीचों बीच से रेखा गुजरती है, या मान लो अपना भारत है और भारत के बीचों बीच से रेखा गुजरती है इस तरीके से देशांतर रेखा, जिसका मान है 82.5 डिग्री, यानी 82 डिग्री 30। अब इस 82.5 डिग्री की बात करें तो
हमारा भारत का समय 0 डिग्री देशांतर से 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। अब आगे कैसे हुआ, यानी इस तरफ जितना भी समय होगा वो तो होगा प्लस में, इस तरफ जितने भी देश होंगे उनका समय प्लस में होगा, और इसके इस तरफ जो पश्चिम की तरफ होगा उनका समय हमेशा माइनस होगा। मान लो यहाँ पे आपके दोपहर के 2 बजे हैं, तो भारत का समय क्या होगा? तो अपन ने यह देखा कि भारत का जो समय है वो आपके 7:30 होता है, यानी शाम के 7 बजे, 5 घंटे आगे। तो अब ये 5 घंटे आए कैसे? तो हमने बात की थी पृथ्वी जो है वो आपके टोटल 24 टाइम जोन में बटी हुई है, और एक टाइम जोन जो है वो आपके लगभग 15 डिग्री के बराबर होता है, यानी 15 डिग्री देशांतर पार करती है। 15 डिग्री देशांतर जो 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। तो भारत कितने डिग्री पर है? 82.5 डिग्री पर है। तो हमने आगे भी देखा था कि 1 डिग्री को घूमने में इसमें कितना समय लगता है? 1 डिग्री घूमने में इसको 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट में जो है ये आपकी 1 डिग्री घूमती है। तो ये तो है 0 डिग्री। अब 0 के इस तरफ कितना देखना है? 82.5। तो हम किसका गुणा करेंगे? 82.5 का गुणा किसके साथ में करेंगे? 82.5 का गुणा जो है वो हम करेंगे आपके किसके साथ? 82.5 गुणा 4, यानी लगभग हमारे पास में कितना प्राप्त हो गया? 329 मिनट प्राप्त हो गया। अब 329 मिनट के अंदर अपन 60 का भाग देंगे तो लगभग आपके जो 329 मिनट प्राप्त हो गया। अब 329 मिनट को घंटे में भी तो बदलना पड़ेगा, तो 329 के अंदर हम 60 का भाग दें, क्योंकि घंटे में 60 मिनट होते हैं। इस तरफ से हम इसको भाग देंगे, निकालेंगे, तो लगभग अपने पास जो टाइम प्राप्त होगा वो होगा 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है, बात आई समझ में? अब यहां आपके कितने बज रहे हैं? 2 बज रहे हैं। अब इस 2 बजे के साथ में अगर अपन 5 घंटे और 30 मिनट जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5, 6 और 7 और ऊपर के 30 मिनट, तो लगभग यहाँ इस भारत के अंदर जो समय होगा वो होगा 7:30। कौन से? शाम की। उसके बाद में आगे इसमें एक प्रश्न इसने और दे रखा है कि 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं, तो यहाँ दोपहर के 2 बजे होंगे, तो यहाँ 3 बज जाएंगे। उसी प्रकार आगे इसने दिया है कि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं, तो 15 डिग्री पूर्व के अंदर क्या समय होगा? तो वापस मैं इसको क्लियर करके बताता हूं आपको। आप आराम से समझना, आपकी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है ना? अगर समझ में नहीं आए तो 1 या 2 बार वीडियो पुनः देख लेना, आपके ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो, अब ये कह रहा है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके 15 डिग्री पूर्व में जो है वो क्या समय होगा? तो 0 डिग्री देशांतर पर इसने कितना समय दे रखा है? 0 डिग्री देशांतर के ऊपर इसने समय दे रखा है आपके दोपहर के 12 बजे। चलिए, मैं वापस यहाँ ड्राइंग कर लेता हूँ, एक लाइन खींच लेते हैं ऐसे, मैं केवल कल्पना के लिए खींच रहा हूँ। ठीक है, तो कल्पना के लिए अगर अपन बात करें, इसकी रेखा खींच लेते हैं ऐसे। तो देखो, हाँ, देखो, ये जो है वो आपकी है 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, समझ में आया? 0 डिग्री देशांतर। अब इस 0 डिग्री देशांतर के बाद अगर अपन बात करें तो कितने डिग्री पर देखना है? 15 डिग्री, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 15 डिग्री पूर्व की तरफ, तो ये होगी 15 डिग्री। ठीक है भाई, बात समझ में? ठीक है, अब 15 डिग्री इसकी तरफ अपने को जाके जो है वो इसका मान देखना है। तो ये 0 डिग्री, ये 15 डिग्री, कह रहा है कि इस 15 डिग्री के ऊपर क्या समय होगा? यहाँ पे जो है वो आपके दोपहर के 12 बजे हैं। ओके, तो अपन ने देखा था टोटल 12 टाइम जोन है, और 15 डिग्री पार करने के अंदर 1 घंटा लगता है, तो एक देशांतर पार करने में लगभग
4 मिनट का समय लगता है। तो टोटल यहाँ पे कितने देशांतर है? 15 देशांतर। तो 15 गुणा 4, 15 गुणा अगर 4 करोगे तो आपके टोटल कितना मिनट प्राप्त होगा? 15 गुणा 4 के अंदर टोटल मिनट कितनी प्राप्त हो रही है? टोटल जो मिनट प्राप्त होती है 15 गुणा 4, यानी टोटल जो आपकी मिनट प्राप्त हो रही है वो है 60 मिनट। अब यहाँ 12 बजे हैं तो 12 बजे के साथ में यानी 60 मिनट 1 घंटा जोड़ेंगे तो 13 नहीं बजेंगे, कितने बजेंगे? 1 बजे। ठीक है। अब इसने ये कहा है कि पूर्व की तरफ तो जो समय है वो जुड़ रहा है। अब इसके पश्चिम की तरफ बात करें तो वापस इसको मैं मिटा के साफ कर दूं। अब इसके पश्चिम की तरफ यानी 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम की तरफ जाएंगे तो पश्चिम की तरफ समय घटता है। तो ये मान लो 0 डिग्री देशांतर है। इस 0 डिग्री देशांतर के इस तरफ यानी 15 डिग्री पूर्व की तरफ जो है वो आपके समय जुड़ रहा है। तो 1 घंटा इसके साथ में जुड़ा, यानी यहाँ पे दोपहर के 12 बजे थे तो दोपहर के 12 बजे के साथ में 1 घंटे का समय जुड़ा। तो यहाँ यानी इस 15 डिग्री के ऊपर जितने भी देश थे इनका समय कितना हो गया? इनका समय हो गया दोपहर के 1 बजे। इसने कहा है कि अगर आप इसकी तरफ जाओगे यानी पश्चिम की तरफ जाओगे तो समय घटेगा। तो मान लो यहाँ 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर जो भी देश है वहां पे समय घट जाएगा तो यहाँ का समय कितना होगा? 11 बजे। समझ में आया मैटर? इसके पश्चिम की तरफ जाओगे तो आपका समय घटेगा, 0 डिग्री के पूर्व की तरफ जाओगे तो समय बढ़ेगा। इसलिए हमारा जो समय है वो 5 घंटे 30 मिनट आगे है। और अगर इस तरफ जाओगे यानी इस तरफ पश्चिम में जो भी 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थित है तो वो 5 घंटे 30 मिनट पीछे चल रहा होगा। ठीक है ना? तो ये हो गई अपनी बातचीत। तो यहाँ पे लगभग जो है वो आपके सुबह का 11 बजे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपकी माइंड के अंदर सेट हुए होंगे। नहीं हुए तो 1-2 बार और प्रैक्टिस करना, आपके अच्छी तरीके से सेट हो जाए। अब एक एक प्रश्न की बातचीत कर लेते हैं क्योंकि इसमें नोट्स तो जो थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए। अब एमसीक्यू प्रश्नों की बात करें तो गलों पर झुकी हुई सुई को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल सही, कमेंट करके बताओ फटाफट। गलों पर झुकी हुई सुई को क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। विषुवत कितने अंश पर स्थित है? तो विषुवत जो आपकी भूमध्य रेखा है वो है 0 डिग्री देशांतर, सॉरी 0 डिग्री अक्षांश। 90 डिग्री ये तो आपका उत्तरी ध्रुव या फिर दक्षिणी ध्रुव, यानी ये आपके ध्रुव की रेखा हो जाएगी। 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ कर्क रेखा हो गई। दक्षिण की तरफ कौन सी हो जाएगी? मकर हो जाएगी। और 66.5 डिग्री उत्तर की तरफ आपकी आर्कटिक हो जाएगी और दक्षिण की तरफ जो है वो अंटार्कटिक हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े तो है कर्क रेखा किस गोलार्ध में स्थित है? बिल्कुल सिंपल सी बात है, उत्तरी गोलार्ध में। और मकर रेखा दक्षिण गोलार्ध में। ठीक है, और पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध किसकी तरफ से है? देशांतर की तरफ से। आप मुझे कमेंट करके बताओ भारत कौन से देशांतर में स्थित है? मध्य रात्रि का सूर्य किस अक्षांश रेखा पर देखा जाता है? मध्य रात्रि का जो सूर्य है वो कौन सी अक्षांश रेखाओं के ऊपर देखा जाता है? क्या कर्क रेखा पर देखा जाता है? नहीं। क्या मकर रेखा पर देखा जाता है? नहीं। क्या अंटार्कटिका रेखा पर देखा जाता है? नहीं। कहाँ देखा जाता है? आर्कटिक रेखा पर। और मध्य रात्रि का जो सूर्य उदय होता है वो आपके होता है नॉर्वे के अंदर। ठीक है, आगे मकर रेखा किस गोलार्ध में स्थित है? तो मकर रेखा जो है वो आपके दक्षिणी गोलार्ध में स्थित। उष्ण कटिबंधीय किन अक्षांशों के बीच में पाया जाता है? देखो मैंने आपको बताया था कर्क रेखा टू मकर रेखा। कर्क रेखा कितनी है? 23.5 डिग्री, 23 डिग्री 5 या फिर 23.5 डिग्री होता है। तो 0 से 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण। देखो 0 से 23.5 डिग्री उत्तर या दक्षिण, 23 डिग्री 5 मिनट यानी आधा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसमें आपके उत्तर की तरफ कर्क रेखा और दक्षिण की तरफ मकर रेखा। आगे बढ़ो, किस ताप कटिबंध में 4 ऋतुएं स्पष्ट रूप से देखी जाती है? उष्ण कटिबंध नहीं, शीत कटिबंध नहीं, शीतोष्ण कटिबंध बिल्कुल। शीतोष्ण कटिबंध कहाँ से कहाँ तक है? 23.5 डिग्री उत्तर से 66.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण दोनों की तरफ। उसके बाद में सबसे ठंडा क्षेत्र किस ताप कटिबंध में पाया जाता है? सबसे ठंडा क्षेत्र जो है वो आपके शीत कटिबंध के अंदर पाया जाता है क्योंकि यहाँ जो है वो आपके हमेशा बर्फबारी होती रहती है। आगे बात करूं, अमेजन रेन फॉरेस्ट किस कटिबंध के अंतर्गत पाए जाते हैं? बिल्कुल मैंने ये बात की थी, ये जो है वो आपके उष्ण कटिबंध क्षेत्र के अंतर्गत पाए जाते हैं। आर्कटिक सर्कल किस कटिबंध के अंतर्गत आता है? आर्कटिक सर्कल जो है वो आपके किस कटिबंध के अंतर्गत आएगा? उष्ण में बिल्कुल नहीं आएगा, शीत के अंदर बिल्कुल नहीं आएगा, शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आएगा। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो 5 घंटे 30 मिनट आगे। रूस में कितने मानक समय अपनाए गए हैं? टोटल 11 है। और पृथ्वी पे कितने हैं? टोटल 24 है। और एक घंटे के अंदर पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? तो 15। और एक देशांतर घूमने में कितने समय लगता है? 4।
भारत का प्रमुख यामोत्तर रेखा यानी यामोत्तर समय क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ग्लोब पर उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं किसे कहते हैं? ध्यान रखना, इसका उत्तर मुझे कमेंट करके बताओ। यानी ग्लोब के ऊपर उत्तर, यानी ये इस तरीके से ग्लोब है और इस ग्लोब पे उत्तर और दक्षिण की तरफ जितनी भी रेखाएं खींची जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताओ। उसके बाद में है पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली काल्पनिक रेखाएं कौन सी है या कौन सी रेखा है? तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी? विषुवत रेखा। ठीक है। और पृथ्वी पर लगभग कितने घंटे अपने अक्ष पर 360 घूमती है? तो टोटल 24 घंटे से अपने अक्ष पर 360 घूमती है। आगे है आपका, ये तो हो गया। आगे जो है वो है आपका ग्रीनविच 15 डिग्री पूर्व समय क्या होगा? ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? 1 घंटा पीछे, 1 घंटा आगे, 2 घंटा पीछे या 2 घंटा आगे? तो ये मान लो 0 डिग्री है और इस तरफ जो है वो आपके ये 15 डिग्री पूर्व है। तो 15 × 4 करोगे तो बराबर आपके प्राप्त होगा 60। 60 हुआ मतलब 1 घंटा, और अगर पूर्व की बात कर रहे हैं तो 1 घंटा क्या होगा? प्लस, और इस तरफ बात करोगे तो 1 घंटा होगा आपका माइनस। गुजरात के द्वारिका और असम के डिब्रूगढ़ में स्थानीय समय के बीच में कितना अंतर है? तो गुजरात के, असम और डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय के बीच में अंतर की बात करें तो यहाँ जो है वो आपके कितना अंतर दिखाई देता है? तो यहाँ जो आपके अंतर दिखाई देता है वो लगभग कितने घंटे का है? 1 घंटा 45 मिनट। ठीक है, कितना है? 1 घंटा और 45 मिनट का समय दिखाई देता है। तो इसी के साथ आपकी इस क्लास की जानकारी संपूर्ण रूप से समाप्त होती है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इसी प्रकार से हम सभी जानकारियाँ प्राप्त करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और कमेंट सेक्शन के अंदर आपको पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।